आप सभी साथियों का एक और नए वीडियो में मेरे दोस्त स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का जो तीसरा चैप्टर है, या कह सकते हैं ये जो तीसरी क्लास है, इसमें हम पूरा चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब प्रकाश टकरा के चली जाए, अपवर्तन का मतलब दूसरे माध्यम में चली जाए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, ठीक है। सबसे पहले देखना ध्यान से क्या कहते हैं। हमने अभी चीज पढ़ा था भैया परावर्तन। क्या पढ़े थे भैया? परावर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में टकरा के चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? जो आज का चैप्टर है वो अपवर्तन। अपवर्तन, और अपवर्तन को इंग्लिश में भैया कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए। ये टकरा के चली जाएगी और ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। लेकिन क्या? लेकिन एक और नाम होता है भैया अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक। तो कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कि भैया परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है। तो इस चीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि किसी माध्यम में सघनता और विरलता को दर्शाता है। अपवर्तनांक क्या होता है? ये किसी माध्यम में सघनता व विरलता को दर्शाता है, ठीक है। विरलता को दर्शाता है, ठीक है। दिया और एक ये चित्र बना दिया। इसमें दो माध्यम की जरूरत होगी भैया, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसके अणु पास पास हो, जिसके अणु पास पास हो, उसे कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। जिसके अणु दूर दूर हो, दूर दूर हो, उसे कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। अच्छा, तुम्हारे सामने एक चीज बोल रहा हूं भैया, बोल देना कांच है और इधर क्या है? पानी है। कौन सघन है दोनों में से? कौन विरल है? सघन कौन है और विरल कौन है? तो बोलोगे भैया जो ग्लास है, जो कांच है, वो सघन होगा और पानी क्या होगी? विरल होगी। तो कांच क्या हो गया यहाँ पे? सघन। क्या हो गया? सघन। और पानी क्या हो गई? विरल। लेकिन हम लोग लाइट में कांच को ग्लास पढ़ते हैं और पानी को क्या, वो पानी को क्या पढ़ते हैं? वाटर। अच्छा भैया, इसमें कांच और पानी हो गया। अगर तुम्हारे सामने दे दिया पानी और वायु, पानी वायु, अगर तुम्हारे सामने पानी और वायु दे दिया तो बोलोगे भैया कि ये जो पानी है, इन दोनों में कौन सघन हुआ? इन दोनों में कौन सघन हुआ? पानी की वायु? पानी क्या हो गया? सघन। और वायु क्या हो गया? विरल। तो यहाँ पे पानी अब क्या होगा? सघन। और यहाँ पे क्या होगा? वायु विरल। तो दोनों में ये नहीं हो सकता कि पानी ही सघन हो, वायु ही विरल हो। दो मात्राएं दी जाएंगी, दोनों में जो सघन होगा, जिसके अणु पास पास होंगे उसको सघन कहेंगे, और जिसके अणु दूर दूर होंगे उसके विरल कहेंगे। कुछ बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और जब इतना तुमको समझ में आ गया दोस्त मेरे, तो इसके बाद जो अपवर्तन का पूरा खेल है वो समझ में आ जाएगा। बस एक ही चीज याद रखनी है, एक पहला किरण हम ले रहे हैं विरल से कहाँ जा रहे हैं? सघन में। विरल से कहाँ जा रहे हैं? सघन में। विरल का कोई एक एग्जाम्पल दो। विरल में जैसे हो गया वायु, ठीक है। सघन में हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं? कांच में, ठीक है। वायु या हो सकता है भैया पानी भी हो सकता है। सघन में क्या हो सकता है? पानी भी हो सकता है। एक तरफ हम ले लिए भैया सघन, बोलो क्या ले लिए? सघन। और सघन में क्या हो गया? कांच। क्या हो गया? कांच। और एक तरफ क्या हो गया यहाँ पे? विरल। और विरल में क्या हो गया? वायु या पानी, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, इसको अभिलंब हम मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं? अभिलंब। ऐसे कर देंगे तो डट डट समझ में आएगा। अभिलंब किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये जो दोनों चीजें दिख रही है, ये सब क्या होते हैं? मुख्य अक्ष, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ध्यान से देखना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से, ठीक है, ये समझ लेना बीच में ही आया है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से, कहाँ से? विरल से। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन अब क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बात समझ में आया?
जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका अभिलंब ये है, बोलो ये क्या है? अभिलंब है। हाँ भैया क्या है? सारे लोग बोलोगे अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, देखो ये मान लो ये है किरण, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है? सघन। और सघन से कहाँ जाना चाहिए? विरल में। तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। तो दोनों चित्र में तुमको फर्क देखने को मिलेगा। एक प्रकाश की किरण जो आ रही है वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और एक प्रकाश की किरण जो आ रही है वो अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर हट जा रही है। मतलब इसमें माध्यम का भी कोई ना कोई प्रभाव होता है। इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक तुम लोग को बताए थे कि हम लोग मेला घूमने के लिए जाते हैं, तो बोलोगे हाँ भैया हम लोग तो बहुत बार गए हैं मेला घूमने के लिए। मेला घूमने के लिए जब घर से हम लोग निकलते हैं तो एकदम हवा रहती है, वायु रहती है, तो कितना तेजी से निकलते हैं? जितना जल्दी हम मेला में पहुंच जाए। लेकिन जैसे मेला में पहुंचते हैं, मेला मान लो क्या हो गया? सघन माध्यम। और घर से हम लोग निकले तो कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। जैसे ही सघन माध्यम में गए तो कहेंगे ऐसे चले, अरे ऐसे चले, बोलो होता है। जलेबी ले लेंगे तो कहीं टूट न जाए, कहीं गिर न जाए, उसको दबा के चलोगे, एकदम सिकुड़ के चलोगे। तो सघन माध्यम में जाते मंत्र हम लोग क्या करते हैं? एकदम सिकुड़ जाते हैं। बोलो सघन माध्यम में जाते मंत्र हम लोग क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो जब विरल माध्यम में जाते हैं तो सदैव सीधे होती है, लेकिन सघन में जैसे ही जाएंगे अभिलंब की ओर सिकुड़ जाएंगे। और जब सघन से विरल में निकलेंगे तो अभिलंब से क्या हो जाएंगे? दूर हट जाएंगे। यानी जब मेला में से जब वही सामान खरीद के जब तुम बाहर निकलोगे, यानी सघन माध्यम से निकल के जब बाहर आओगे, तो ऐसा लगेगा तुमको कि तुम कितना जल्दी भागो घर पे कि पहुंच जाओ। तो सघन से विरल में जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाओगे, और विरल से सघन में जाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे लोग बोलना भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। इसको एम डैश लिख सकते हैं कि नहीं? इस बेचारे का क्या नाम है? एम। इसका क्या नाम है? एम डैश। अच्छा विलंब का नाम रख दिए एन, तो इसको क्या रख दिए? एन डैश। बोलो भाई इसका एन रख दिए तो इसको क्या करेंगे? अब ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। उसी तरह इस बिंदु का क्या नाम होगा? बहुत सही, सारे लोग मन में एकदम बोलते रहना, ठीक है। जो आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को, सारे लोग बोलो, परिभाषा यहीं से याद होगी। आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। आया समझ में? आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस किरण का क्या नाम होगा? आपतित किरण। और आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को, आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा कोण आई होगा, कौन सा कोण आर होगा। ये वाला कोण जो है अभिलंब और आपतन कोण के बीच में, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला जो कोण है इसके बीच में जो मुड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यही। इसे आई हो गया, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये कोण क्या हो गया? आई। और इसे हम कहेंगे भैया आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण। और ये जो है आर, ये पूरा इस पूरे को हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। कोई ऐसा मान जो छूट गया हो? ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे विचलित हो गई कि नहीं? जाना चाहिए सीधे लेकिन हो गई क्या? टेढ़े। जाना चाहिए सीधे लेकिन हो गई क्या? टेढ़े। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हमारा सूर्य सूर्यास्त हो जाता है और सूर्योदय होता है।
अभी सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्षैतिज पे सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त में भी क्षैतिज पे हमें सूर्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो किस कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें भरी होती हैं और आपस में अणु टकरा के वो डायरेक्ट हमारे आंखों पे नग्न प्रकाश का विक्षेपण करती हैं, इसलिए हमें सुबह और शाम में क्या दिखाई देता है भैया? सूर्य की प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, लाल लाल, देखे हो? अच्छा भैया एक चीज और देखे, रात में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, देखे हो? तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? क्योंकि इस हमारे और तारों के बीच में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी परतें हैं और किसी परत की मोटाई ज़्यादा होती है, किसी परत की मोटाई कम होती है। इस कारण हमें क्या दिखाई देता है? रात में देखते हैं तो हमें आसमान में तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अपवर्तन का मतलब प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं होती है, प्रतीत होती है। अपवर्तन का मतलब प्रतीत होती है। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है, कभी देखो रास्ते में चलोगे तो जैसे लगेगा कि रोडवा पे पानी है, नहीं? लेकिन जैसे ही पास में जाएंगे तो रोड पे पानी नहीं दिखाई देता है। तो मतलब क्या है? प्रतीत हो रहा है। सिक्का ऊपर उठाई दे रहा है, जल में सिक्का ऊपर उठाई दे रहा है, इसका मतलब प्रतीत हो रहा है। तो वो भी किसका आएगा? अपवर्तन का नियम है। आभासी, हाँ तभी बता रहा हूँ उसको, ठीक है। तो अपवर्तन का मतलब क्या हो गया भैया? प्रतीत हो रहा। अपवर्तन का मतलब प्रतीत हो रहा। एक मरीचिका का नाम सुने होंगे, रेगिस्तान में मरीचिका। तो मरीचिका का मतलब हिरन। हिरन ही अपने पानी को देख के इधर उधर छटकती रहती है। हिरन पानी को देख के छटकती रहती है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है भैया? रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। तो इसमें हम देखेंगे भैया अपवर्तन में ये सारे परिभाषा लिख दोगे ना, आपतन कोण, आपतन बिंदु, मुख्य अक्ष, सघन माध्यम, अपवर्तन कोण, अभिलंब। क्योंकि एग्जाम में यदि हमें दिया कि सचित्र वर्णन कीजिए तो हमें सारा परिभाषा भी लिखना होगा, ठीक है। आपतन कोण की परिभाषा क्या कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आ रहा समझ में? उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जिस कटान बिंदु पे काटते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया? और इसकी परिभाषा क्या होगी? अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। कब? अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम ध्यान से देखना। कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अच्छा, पहला नियम कौन सा है? ये वाला कोण कौन सा है? आई है। ये वाला कोण कौन सा है? आर है। चाहे पहला दूसरा तरफ लिखो, चाहे दूसरा पहला लिखो, तुमको यहाँ पे देखने को मिला था। हम लोग परावर्तन में जब पढ़ रहे थे, ये अभिलंब था। प्रकाश जिस वेग से आती है उसी वेग से चली जाती है, यानी प्रकाश का जितना कोण बनता है उतना ही कोण ये बनता है। यानी जितना कोण ये था उतना ही कोण ये था, यानी जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। लेकिन ये हमारा कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। और तुमको इसमें दोस्त मेरे आपतन कोण का मान कुछ और होगा और अपवर्तन कोण का मान कुछ और होगा। देखने से नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा है और ये मान क्या है? कम है। तो इसको हम साइन के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? साइन के रूप में। देखो ध्यान से समझना, साइन को हम लोग कहते हैं ज्या, कॉस को कहते हैं कोज्या, ठीक है। टैन को कहते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ध्यान से देखना, साइन को ज्या, कोस को कोज्या, टैन को स्पर्शज्या। तो इसकी परिभाषा होगी अपवर्तन के पहला नियम में हमको लिखना है कि आपतन कोण की ज्या, बोलो, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है। ध्यान से समझना, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है, का मान एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जब ये इंटर प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक अपवर्तनांक आएगा n बराबर
साइन आई बटा के साइन आर, ऐसे कहीं म्यू के नाम से भी जानते हैं। और यही घटना है, ये एन क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। और यही हमारा नियम क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, तो परिभाषा में क्या लिखनी है कि प्रकाश के अपवर्तन में जो पहला नियम होगा वो हमें लिखना है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और दूसरा हमको लिखना है नियम 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यदि दिया तो हमको दोनों नियम लिखना होगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा लेकिन जरूर है कि ये पूछता है हर साल, चाहे परावर्तन के 2 नियम पूछ दे चाहे अपवर्तन के 2 नियम पूछ दे, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है हमसे कि आपतन बिंदु, आपतन कोण और अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल में रहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं या पाए जाते हैं। तल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड एक क्या हो गया, तल, ये जमीन क्या हो गई, तल, तो तल पे हम लोग खड़े हैं। उसी तरह ये एक क्या होता है, तल, और इस तल पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आपतन बिंदु देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, आपतन कोण है। और ये कौन है, अरे आपतित किरण है। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल पे न मिल रही है, तो इसी को कहेंगे आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको। यहाँ तक नोट कर लेना इसको अभी। और इसके बाद हम इसी में लिखवा देते हैं कि अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। अपवर्तन के उदाहरण में लिखना कि पानी में डूबा सिक्का, पानी में डूबा सिक्का का ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना, ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना, जो इम्पोर्टेंट है, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना। तीसरा नंबर पे लिखेंगे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। मछली का ऊपर दिखाई देना, अगर मछली है, ठीक है, मछली है लेवल पे है और तुम उसका शिकार करने जाओगे तो तुमको ए लेवल पे मारना होगा। मतलब नहीं समझ रहे हो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर पानी में मछली देखोगे और मछली जब मारोगे, मछली मारी जाती है छड़ से, तो मछली हमको यहाँ पे दिख रही है पानी में, तो हम कहाँ मारेंगे, यहाँ पे, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें उसकी वास्तविक गहराई ये है, वो तो हमें ऊपर दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मछली का ऊपर दिखाई देना, मछली का ऊपर दिखाई देना, ठीक है। इतना एग्जाम्पल लिख देना, इतना बहुत है आप लोग के लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, मरीचिका मतलब हिरण का पानी दिखाई देना, मरीचिका दिखाई देना, ठीक है, हो गया। इसको नोट कर लो, अपवर्तन के उदाहरण है सब। अगला जो लाइन है हमें जो पढ़ना है वो है अपवर्तनांक। अच्छा, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक से किसी माध्यम में सघनता और विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक की कोई बीमा और राशि नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है भैया, हमको ये समझा दीजिए, एक बार में समझा देना भैया। अगर मान लो प्रकाश की किरण ये विरल से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जाना चाहिए सीधे, लेकिन अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। अगर इसी प्रकाश की किरण को मान लो दोस्त मेरे, ये जो कांच है ये एकदम पतला कांच है, तो थोड़ा सा मुड़ेगा। और यही प्रकाश की किरण यदि ज़्यादा कांच मोटा ले लिया और प्रकाश की किरण आएगी तो ये मुड़ेगी कि प्रकाश की किरण यहीं तक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तिरछा लेके जाओगे तो ये हल्का सा विचलन होगी और ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है, कैसे हो जाएगी, हल्का सा विचलित हो जाएगी। लेकिन यही कांच खूब एकदम मोटा सा कांच लगा दिए,
ये कांच ही है लेकिन एकदम क्या लगा दिए, मोटा सा कांच लगा दिए। अब कहेंगे कि भैया इसमें प्रकाश की किरण डाल के देखो। जब जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगी, ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी नहीं, क्योंकि इतना ही मोटा कांच है। बोलो, बात समझ रहे हो? यदि खूब मोटे कांच को हम लगा देंगे तो प्रकाश की किरण दूसरे तरफ से बहुत कम तरीके से एकदम जाएगी, छोटा रूप में एकदम जाएगी, समझ रहे हो? और ये यदि पतला कांच रहेगा तो सारा का सारा प्रकाश की किरण क्या होगी, चली जाएगी। ठीक है, आगे देखो, हो गया। देखो, अपवर्तनांक को 3 तरीके से निकाला जाता है। अपवर्तनांक को कितने तरीके से निकाला जाता है? 3 तरीके से। यदि माध्यम में दे दिया, ठीक है, माध्यम में दे दिया, यहाँ पे लिख देना अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बीमाहीन और मात्रकहीन होती है। ये क्या होती है? बीमाहीन व मात्रकहीन होती है। अपवर्तनांक कैसे होती है भैया? बीमाहीन और मात्रकहीन होती है। अच्छा, यदि माध्यम में चाल पूछ दे, माध्यम में अपवर्तनांक पूछ दे, अपवर्तनांक, तो भैया एक परिभाषा है, इसको याद रखना। म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में, बटा के माध्यम में, सारे लोग बोलेंगे भैया क्या होगा? प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे? सी से। माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे? भी से। तो जो हमारा म्यू का फार्मूला होगा सी अपान भी। अच्छा, सी का वैल्यू कितना होता है भैया? सारे लोग बोलेंगे सी का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये भी चाल किस में होगी? मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट गया तो बताओ अपवर्तनांक का कोई मात्रक और बीमा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अपवर्तनांक की कोई भी बीमा और मात्रक नहीं होती है। ऐसा समझ में? दूसरा नंबर पे हमको देखना है भैया कि जब, कौन से नंबर पे? जब, ध्यान से देखो, जब कोण के बारे में पूछ दे। अपवर्तनांक किससे पूछे भैया? कोण के बारे में पूछ दे अपवर्तनांक। तो वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे म्यू बराबर साइन आई बटा के साइन आर। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। है बात समझ में? तीसरा नंबर पे पूछ दिया कि गहराई से संबंधित, गहराई से संबंधित अपवर्तनांक हमसे पूछ दिया। तुम अब कहना है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा के आभासी गहराई, आभासी गहराई। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तीनों क्वेश्चन का एक ही बार सिंपल सा उदाहरण है। जैसे ध्यान से देखना है, माध्यम में कैसे दे दिया, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले ये समझ लो। ठीक है, किस किस चीज़ों में कितना कितना होता है वो हमें ध्यान देना। ठीक है, एक तरफ हम लिख देते हैं माध्यम और एक तरफ हम लिख देते हैं अपवर्तनांक। क्या लिख देते हैं? अपवर्तनांक। अच्छा बोलो, सारे लोग बोलो, निर्वात में कितना अपवर्तनांक होता है? निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? 0। निर्वात में कितना होता है? 0। निर्वात में कितना? 0। हवा या इसे कहते हैं वायु, वायु में होता है, निर्वात में 1 होता है, 0 हम नहीं मानते हैं, 1.003। किसमें? हवा में, हवा यानी वायु में। उसके बाद क्या होता है भैया? पानी ना। उसके बाद क्या होता है भैया? पानी। और जो पानी में हमारी होती है वो होती है 1.33। और जो कांच में होता है भैया, वो कांच में होता है 1.5। और जो हीरा होता है, हीरा में अपवर्तनांक कितना होता है भैया? 2.4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तुम्हारे सामने माध्यम लिख गए हैं जहाँ पे इसका अपवर्तनांक कितना होता है, नोट कर लो इसको। क्या कि भैया ऊपर का माध्यम कौन सा है? 1 है, बोलो। और नीचे का माध्यम कौन सा है? 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल इतना, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल इतना, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे कौन सा बेस्ट फार्मूला होगा? ये वाला। क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो पहले से पता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल जितना माध्यम में होगा, यानी इसमें से इसमें गया है तो कितना प्रकाश की चाल लगी है। समझ में आया? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल लगा देंगे तो अपवर्तनांक हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी हम एक एक उदाहरण सबका बताएंगे। ठीक है, अच्छा भैया दूसरा क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो ये मान लीजिए क्या है हमारे पास, एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है
ठीक है। विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम में। तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60 अंश का। ये वाला कोण बन रहा है कितना? 30 अंश का। ये वाला कोण आई का मान कितना? 60 अंश। और ये कोण आर का मान कितना? 30 अंश। तो बोल देगा इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए कि इसका अपवर्तनांक कितना है। तो बताए हैं कि भैया अगर आई का मान 60 दे दिया तो साइन 60 अब बटा के साइन 30, तो अपवर्तनांक का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यदि माध्यम एक में आपतन कोण का मान 60 अंश है और माध्यम 2 में अपवर्तन कोण का मान 30 अंश है तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के हल कर देंगे। अच्छा, गहराई में कैसे देगा क्वेश्चन भैया? यदि ये बीकर हो गया और बीकर कितना गहरा है भैया? 10 मीटर क्या है इसकी गहराई। हमसे कह दिया कि सिक्का देखो यहाँ पे है। सिक्का कहाँ पे है? यहाँ पे। और हमको दिखाई कहाँ पे दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ भैया, कहाँ पे दे रहा है? सारे लोग बोलो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लो ये 10 मीटर है गहराई इसकी। कितनी मीटर गहराई? 10 मीटर। और दिखाई कहाँ दे रहा है? 7 मीटर पे। गहराई टोटल कितनी है? 10 मीटर। दिखाई कितना दे रहा है? 7 मीटर। यानी कितना ऊपर दिखाई दे रहा है? 3 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है। 3 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यही हमें ज्ञात करने के लिए गहराई वाला अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। वास्तविक गहराई बटा के आभासी गहराई, यानी 10 में 7 का भागा दे देंगे तो अपवर्तनांक का मान मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से लगाएं। पहला वाला क्वेश्चन में हम लगाते हैं, लिखो सवाल को। ठीक है, देखो तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं जो इस पहले क्वेश्चन के आधार पे एकदम आधारित है। सारे क्वेश्चन इसी तरह आपके बन जाएंगे। कैसे? यदि वायु में प्रकाश की चाल, क्या दिया भैया? वायु में प्रकाश की चाल, जो पहला चीज दिया वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो हमें पता होता है कि ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल यानी c का मान दिया है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला चीज दिया है जल में प्रकाश की चाल, यानी ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम कौन हो गया? 2। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.26 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश की किरण जब वायु में थी तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की किरण जब जल में है तो कितना हो गया? 2.26 मीटर प्रति सेकेंड। तो माध्यम में इसके प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक बराबर अभी फार्मूला ऊपर लिखाया हूं कि म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या दिया भैया? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट गया, 10⁸ से 10⁸ कट गया, और 2.26 का यदि 3 में भागा दे दिए तो ये हमारे पास आएगा 1.5। ठीक है, अपवर्तनांक का मान कितना आएगा? 1.5। तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5 होगा। कोई दिक्कत? बोलो, नोट कर लो इसको। पहली सवाल है अभी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसके आपतन कोण और अपवर्तन कोण, उसके आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश हो जाते हैं। आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश व 30 अंश हो जाते हैं। यानी आपतन कोण का मान कितना? 45 अंश। अपवर्तन कोण का मान कितना? 30 अंश। क्वेश्चन हमसे ये दिया है, इधर देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन, तो विरल में कोण ज्यादा, सघन में कोण कम। विरल में कोण ज्यादा, सघन में कोण कम। तो विरल में उसका कोण कितना बन रहा है? 45 अंश।
यानी आपतन कोण का मान कितना 45 अंश, अपवर्तन कोण का मान कितना 30 अंश। तो हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा के साइन आर, साइन आई बटा के साइन आर, साइन आई बटा के साइन आर, ठीक है। म्यू बराबर साइन 45 अंश बटा के साइन 30 अंश, आई का मान कितना 45 अंश, आर का मान कितना 30 अंश। तो इसलिए क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन 45 अंश का मान 1 बटा के करड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 आया। म्यू बराबर ये ऊपर गुणा होता है, ये 1 का गुणा यहाँ पे होता है, तो भैया 2 बटा के करड़ी में 2, इसको हम लिख सकते हैं। हाँ भैया बोलो, या इसका परमेयीकरण कर देंगे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, और बटा के नीचे क्या है 1 करड़ी में 2 है, इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, करड़ी में 2। और भैया करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414, यानी इसका जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा 1.414, तब उस कांच का अपवर्तनांक 1.414 होगा। ठीक, लिख लो इसको, सवाल को भी और उदाहरण को भी इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भैया यदि 3 माध्यम हो तब अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। यदि आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, मतलब हो गया कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लिखेंगे कि म्यू2 बटा के म्यू1। अगर तुम्हारे सामने लिख दिया कि 1T2, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, यदि इसको उल्टा करके लिख दिए तो कैसे कहोगे 2μ1, ऐसे यदि कहीं पे दिया होगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय माध्यम, इसको पहले वाले बोलेंगे द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, यानी μ1 बटा के μ2। तो जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर और जो आगे वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। अब ध्यान से देखना, यदि हमारे सामने 3 माध्यम हो, कितने माध्यम हो 3 माध्यम हो, तो जैसे मान लेते हैं 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1, इस टोटल का मान कितना आएगा 1, करके दिखा दें। 1μt दिया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं μ2 अपान μ1, म्यू अपवर्तनांक को कहते हैं, ठीक है। इसका मान दिया क्या चीज μ3 अपान μ2, इसका मान क्या दिया है μ1 अपान μ3, μ3 से μ3 कट गया, μ2 से μ2 कट गया, μ1 से μ1 कट गया, टोटल मान कितना आ गया 1। बात को समझ में आ रही है। तो यदि 3 माध्यम हो तो उसका मान कितना होता है 1, यानी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ए मने एयर, ए मने एयर, और इधर क्या हो गया वाटर, और इधर क्या हो गया ग्लास, इधर क्या हो गया ग्लास कांच। तो ए से हम कहाँ जा रहे हैं वाटर में, वाटर से कहाँ जा रहे हैं ग्लास में, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं एयर में। बना दे हम समीकरण, तो कह सकते हैं एन डब्लू गुड़े डब्ल्यू एन जी गुड़े जी एन ए बराबर कितना मान होगा 1, कितना मान होगा 1। इसका मतलब होगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बोलो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या बोलोगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तीनों का यदि गुणनफल कर देंगे तो कितना माना जाएगा 1। और इसमें से कोई 2 मान यदि दिया है, तीसरा मान हमसे पूछ रहा है, मान लो यहाँ से ए एन डब्ल्यू का मान चाहिए। अभी सब बता रहा हूँ तुम लोग को, पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो। 1 बटा के ये यदि गुणा में तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा, तो डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन ए हो जाएगा। अच्छा ये भी कर सकते हैं जैसे ए एन जी बराबर कितना दिया, मान लो 2 दिया है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 2, क्या दिया है 2। यदि इसके मान को पलट देंगे तो ये भी मान क्या होगा पलट जाएगा, तो पलट जाएगा मतलब 2 से ऐसे नहीं हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि इसको हम यदि ऐसे लिख दें 1/ANG, तो इसको भी हम 1/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलो, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? ANG को यदि उल्टा ऐसे है, यदि हमें सीधा लिखना है तो इसको लिख सकते हैं GNA बराबर 1/2। ये सिंपल स्टेप है, इसको बस तुम ध्यान से समझना, यही तुम्हें समझना है, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं बोला हूं? यदि ANG है, यदि इसको पलटोगे तो क्या लिखेंगे? GNA। बात समझ में आ रही है? देखो ANG है, इसको पलटेंगे तो क्या लिखेंगे? GNA। तो जब इसको पलट दिए तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखो, तुम्हें यदि सवाल लगाने में दिया रहेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो ऐसे मानोगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे दिया? 1/3। क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर क्या लिखोगे? 1/3। और यही तुमसे यदि क्वेश्चन लिख दिया कि वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहीं पे लड़के सब गलती कर देते हैं, बस तुम नहीं करना। सारे लड़के जितने भी होते हैं, जो भी बोर्ड के लड़के होते हैं, सब यहीं पे गलती कर देते हैं। बात समझे? तो इसका होगा भैया GNA बराबर क्या होगा? 1/3। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन हमें दो तरीके से पूछेगा। एक पूछेगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG लिखेंगे। जैसे से देखो, अगर K आ गया, ऐसे मान लो K आ गया तो सीधा सीधा लिखेंगे, अब का आ गया तो उल्टा उल्टा लिखेंगे। बात समझ में आ गया? तो वायु के सापेक्ष, तो वायु है तो पहले वायु लिख दिए हैं, कांच है तो बाद में क्या लिख दिए? कांच लिख दिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/3 हो गया। और दूसरा में क्या दिया है? वायु का कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे का आ गया तो मतलब क्या लिखेंगे? उल्टा। तो पहले वायु पीछे लिखेंगे और कांच कहाँ लिख देंगे? आगे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले इसको नोट लिख देना है कि यदि जब 3 माध्यम हो तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो हमको क्या पढ़ना है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। ध्यान दो, इधर देखो, पहला दिया है वायु के आ गया का मतलब क्या लिखेंगे? सीधा सीधा। के आ गया तो मतलब क्या लिखेंगे? सीधा सीधा। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, कभी भी सवाल लगाना यदि क्रमशः आ गया तो आगे का मान किसका होगा? आगे वाले का, और पीछे का मान किसका होगा? पीछे वाले का। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः दिया है। पहला वाला मान पहले के लिए, दूसरा वाला मान दूसरे के लिए। तो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, ए का मतलब होता है वायु, एयर माने क्या होता है? वायु, और W का मतलब वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 हो गया। दूसरा क्या दिया? वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। तो क्या? तो एक लिखना हम भूल गए, यहाँ पे मिटा दिए लग रहा है हमको। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जल का मतलब उल्टा हो जाएगा, का आ गया तो मतलब क्या लिखेंगे? उल्टा। तो जल का यानी जल पीछे हो जाएगा, कांच के सापेक्ष, कांच कहाँ आ जाएगा? आगे, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे AN गुड़े, सारे लोग बोलो WNG गुड़े GNA बराबर कितना होता है? 1। बराबर कितना होता है? 1। जिसका मान यदि बैठ रहा है उसको हम लिख देंगे, जिसका मान पूछ रहा है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा मान है? G और W है। तो G और W कहाँ दिख रहा है? बीच में दिख रहा है। बोलो, G और W कहाँ दिख रहा है? बीच में। बाकी इन दोनों को कहाँ भेज देंगे? उधर। कहाँ भेज देंगे? उधर। तो सारे लोग बोलो ये WNG हो जाएगा भैया। ये गुणा में वैल्यू थी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? भागा में हो जाएगी। ठीक है,
और ये भी गुणा में वैल्यू थी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी भैया, भागा में बना देगी और ऊपर हमारा एक का वैसे ही रहेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, GN और यहाँ पे क्या है WNG, क्या है WNG। तो कहने का मतलब है कि इसको मान को यदि पलटेंगे तो इसके मान को भी क्या करेंगे, पलटेंगे। यदि हमने कल अभी आपको पहले ही सिखाया है कि इसको यदि हम व्युत्क्रम के यानी GNW इसको हम लिखे तो ये मान नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला मान कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या होगा, सारे लोग बोलो ANW गुणे GNA बटा के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम GNW का मान निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से किसका किसका मान दिया है, सारे लोग बोलना एक बार भैया, सारे लोग। ANW का मान दिया है, GNW बराबर ANW का मान दिया है, तो ANW का मान दिया है, बोल दोगे हाँ भैया ANW का तो मान हम रख देंगे, लेकिन GNA का मान दिया, यहाँ तो ANG का मान दिया है। देखो यहाँ पे क्या मान दिया, GNA का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ANG। तो यहाँ से यदि GNA का मान चाहिए तो इसको यदि पलट दिए हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, पलट देंगे। अभी बताया ना कि जब इसको पलटेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे। तो G को आगे ले हैं, A को पीछे ले गए हैं, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। अब मान को भर सकते हैं। ANG का मान कितना हो, ANW का मान कितना है भैया, 4 बटा के 3 गुणे GNA का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा के 3, तो 4 दूना के 8, 3 तिली के 9, तो 8 बटा के कितना आ जाएगा, 9। और यही हमारा होगा क्या चीज, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 8 बटा के 9, 8 बटा के 9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और यही क्वेश्चन बस अच्छे से लगा देना दोस्त, इसको 2 बार 3 बार देख लो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन इसी से तुम्हारा अपवर्तनांक का बन जाएगा, ठीक है। तो सेवा समाप्त। हाँ बाबू बोलो। हाँ बिल्कुल लेके आओ रेस्ट, रेस्ट ही तो जीवन है।